ये 2-4-5 साल में ये वैरायटी आएगी जो कीड़ा मकोड़ा बीमारी से प्रतिरोधी हो, दूसरा चीनी का मात्रा हो और तीसरा की प्रोडक्शन भी हो। लोगों का डिमांड है कि ज़्यादा चीनी भी हो और ज़्यादा गन्ना भी हो। बीओ 91 अभी तक रेड रॉट से ग्रसित नहीं हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जल जमाव रोधी है। ये 3 से 4 महीना तक जल जमाव सहन क्षमता कर सकती है। एक दिन का विल्टिंग शो करना 10 कुंटल प्रोडक्शन घटाता है पर एकड़ के हिसाब से, हेक्टेयर में 25 कुंटल। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है तो 10 एकड़ जो है एक दिन में पूरा फ्लडेड कर देंगे, सभी पौधे को पानी चला जाएगा। 150 टन आराम से बिहार में इस व्यवस्था करें तो 150 टन निश्चित रूप से ले लेंगे। साथियों नमस्कार, न्यूज पोर्टली में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी बिहार के समस्तीपुर में स्थित गन्ना अनुसंधान संस्थान में, जो कि पूसा कैंपस में स्थित है। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, जो कि निदेशक हैं और बहुत करीब 4 दशकों का उनका अनुभव है, अलग अलग सेक्टर में काम किया है और अभी उनके पास गन्ना है जो कि नए नए प्रयोगों से गुजर रहा है। सर स्वागत है आपका न्यूज पोर्टली में। धन्यवाद। तो हमें थोड़ा बताइए, बिहार की ईख शुगरकेन में क्या नया हो रहा है? बिहार ईख के मामले में बिहार ये ईख अनुसंधान संस्थान, इसका ऐतिहासिक महत्व है। भारत में कहीं भी पहला ईख अनुसंधान संस्थान हुआ है तो यहीं से हुआ है। और वो सेंट्रल केंद्रीय का पहले यहाँ इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसका एक पार्ट था ईख अनुसंधान। इसके बाद जब इंपीरियल यहाँ भूस्खलन हुआ है और बिल्डिंग गिर गई 1934 में, तो 35 में ये शिफ्ट हो गया IARI दिल्ली, और उसके जगह पर यहाँ ईख अनुसंधान, केंद्रीय ईख अनुसंधान संस्थान यहाँ स्थापित हुआ। और ये सेंटर था, पूरे सब जगह का कंट्रोलिंग यही हुआ करता था। अब हम लोग पूरे देश में एक नेटवर्क है और सारे जगह का जो वैरायटी लेके हम यहाँ भी टेस्ट करते हैं, हम भी करते हैं। हमारे यहाँ ब्रीडर हैं, यहाँ 2 ब्रीडर हैं। वो लोग क्या करते हैं कि इनिशियल जो है इसकी ब्रीडिंग करते हैं कोयम्बटूर में, कुछ यहाँ भी ब्रीडिंग करते हैं और यहाँ लाते हैं। जहाँ हम लोग खड़े हैं ये इनका डेवलपमेंट का है। इसके बारे में डिटेल जब ब्रीडर से आप बात करेंगे तो वो बताएंगे, मगर हम बता दें इनका कि ये लोग इतने अब फास्ट ब्रीडिंग कर रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं। पहले एक वैरायटी डेवलप करने में 15-16 साल लग रहा है, मगर इसको घटा के अब 10-11 साल में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ये सब नए प्रभेद आए हैं जो कि जिसकी आप देख रहे हैं कितनी विगरस। ये देखिए सर, हाँ, हम बिल्कुल ऐसे गन्ना अगर आप देखें तो अभी इतने दिन का है और इसका आप वो देखिए, हाँ, केन फॉर्मेशन इसको देखिए आप। हाँ, इसके अगर पत्ती हटाएं आप एक तो आप ये देखें कि इसमें क्या ग्रोथ है, किस तरह के इसमें बड्स बन के आ रही हैं ये। हाँ, आप इसको देख सकते हैं, हमारे ब्रीडर इसको और डिटेल बता सकते हैं, मगर ये आने वाले 2-4 सालों में वैरायटी आएगी। ये 2-4-5 साल में ये वैरायटी आएगी, क्योंकि इसमें जो 2 क्राइटेरिया बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 3 क्राइटेरिया, एक डिजीज रेजिस्टेंट जो कीड़ा मकोड़ा बीमारी से प्रतिरोधी हो, दूसरा चीनी का मात्रा हो और तीसरा की प्रोडक्शन भी हो, रिकवरी भी हो और उत्पादन भी ज़्यादा हो। और इनिशियली जो हमारे ब्रीडर जो छांटते हैं हर स्टेज में, तो वो देखते हैं कि इसमें तीनों है कि नहीं। हजारों सीडलिंग तैयार करते हैं तो उसमें से छांट के 50 ठे 40 ठे इस तरह से करते हैं। उसी आधार पर उसमें इसका ग्रोथ हम लोग जो फील्ड स्तर में एक यूनिक ग्रोथ पाया गया था, इसलिए इसको लाए हैं। वो देख रहे हैं 7 का लगा है, देखिए ग्रोथ कितना फास्ट है। देखिए हमारा बिहार जो है ग्रोइंग, इनिशियली जो है यहाँ शुगर मिल भी लगा है और गन्ना के लिए बहुत ही पोटेंशियल एरिया है ये बिहार। और स्पेशली उत्तर बिहार में बहुत ज़्यादा गन्ना का प्रोडक्शन होता था और मिल चलती थी। बीच में अनफॉर्चुनेटली बहुत सी मिल बंद हो गई, मगर आज भी 10 मिल चलती हैं। 34 में से 10 आज भी चलती हैं और पूरी। और आपको बता दें उस समय 34 जितना प्रोडक्शन नहीं करती थी, वो 10 उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, तो उसकी मिलिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, सब चीज़। तो ये चेंज आया, टेक्नोलॉजिकल चेंज। हमारी लीडिंग वैरायटी जो हमारे यहाँ का रही हैं, उसमें हमारे पास जो सबसे अभी जो लीडिंग वैरायटी है उसमें BO 91 91 है और एक COP 9301 है,
जो बहुत एरिया में है। राजेंद्र गन्ना एक है जो कि अभी हाल के 7-8 साल पहले रिलीज हुई है, काफ़ी एरिया कवर कर रही है। राजेंद्र गन्ना 2 जो कि वाटर लॉक्ड एरिया में पानी लगने वाले कंडीशंस के लिए हमारे ब्रीडर ने डेवलप किया है, वो अब धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। 5 राजेंद्र गन्ना 5 लास्ट ईयर जो है CBRC जो सेंट्रल रिलीज कमेटी है उसने उसको रिलीज़ किया है, और 6, 7, 8 ये भी क्यू में है और जल्द ही रिलीज होंगी इसमें। और हमारी जो लीडिंग वेराइटी अभी तक जो रही हैं बिहार में, BO 128 रही है, BO 110 रही है, COP 9302 रही है। तो इस तरह की सारे लीडिंग वेराइटीज़ हमारे यहाँ रही हैं और जो कि काफ़ी एरिया कवर करती है। यही नहीं, दूसरे स्टेट में भी हमारा जो चेक दिया जाता है वैरायटी टेस्टिंग के लिए पहले वाली, उसमें 91 और 9301 दोनों चेक पूरे कंट्री में रूल करती है। तो ये हमारे गन्ना का, और हमारी भी वैरायटी आपको बता दें, अब भी जो हमारे जो ब्रीडर हैं वो इसको फास्ट ब्रीडिंग में ले जा रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट अब बहुत ज़्यादा है। लोगों का डिमांड है कि ज़्यादा चीनी भी हो और ज़्यादा गन्ना भी हो। किसानों की भी आमदनी दुगुनी तिगुनी करनी है, और हम प्रोडक्शन भी, चीनी का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ब्रीडर काम कर रहे हैं। अभी आपके बगल में देखिए राजेंद्र गन्ना 2 है, ये जल जमाव रोधी है और वैरायटी इतनी अच्छी है जो इसका उत्पादन क्षमता भी बढ़िया है। ये 3 से 4 महीना तक जल जमाव सहन क्षमता कर सकती है। बहुत बढ़िया। हम ऐसा करते हैं, आपको गन्ना दिखाते भी रहते हैं, अच्छा बताएं। तो ये जो हमारे पास है ये राजेंद्र गन्ना 2 है, सिंगल बेड प्लांटेशन है, और इसकी खूबी ये है, सर कह रहे हैं कि अगर 3 महीने भी पानी के अंदर रहा तो ये इस पे नुकसान नहीं होगा। तो इसका सर इस लगाने का सही समय क्या है और कैसे उसको लगाना चाहिए? लगाने का सही समय सब जान रहे हैं, जो बसंतकालीन करेंगे या शरदकालीन। तो बसंतकालीन ही ज़्यादा उपयुक्त है, कम समय में हमको उपलब्धि मिल जाती है। लेकिन ये सिंगल बड मेथड से अगर लगाएंगे तो इसको फरवरी में, मार्च में लगा लेंगे, तो ये देखिए फरवरी मार्च के बाद देखिए कितना बड़े विगरस ग्रोथ है। तो ये मेथड से जो लगाने में आप देखिए टिल्डिंग एबिलिटी भी आती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गन्ना में आप देख सकते हैं 7 तो से 8 से 7 से 10 तक गन्ने इसमें हमको दिखाई पड़ रहे हैं। फरवरी मार्च का ये अभी क्या कहते हैं कि प्लांटेशन है। ये राजेंद्र गन्ना 5 है। ये भी वैरायटी किसानों के लिए है, और ये भी वैरायटी लेटेस्ट दोनों वैरायटी है। ये किसानों के खेत में जाना चाहिए, और ये बहुत अधिक उपजाऊ भी है और अर्ली है। 2 तरह के फसल होते हैं हमारे यहाँ, एक होते हैं मिडलेट और एक होते हैं आगात। तो आगात जो होते हैं 8 से 10 महीना में परिपक्व हो जाते हैं, मिडलेट जो है 10 महीना से 12 महीना तक चलता है। ये 2 तरह के प्रभेद होते हैं। तो सर इसका उत्पादन कितना रहता है? इसका उत्पादन क्षमता कम से कम, हमारी वैरायटी जो भी है हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा करती है, 98 टन भी दे देती है। लेकिन किसानों के खेत में इसका पोटेंशियल यील्ड जो है लगभग 80 से 90 टन के बीच जरूर आएगा। 90 टन पर हेक्टेयर, एकदम पर हेक्टेयर। और ये फिर कौन सा बगल में? ये राजेंद्र गन्ना 8 है, वही जो बताया, इसका तो 100 टन के आसपास आ जाता है। तो ये हमारा जो है रिलीज अभी नहीं हुई है, अनुशंसित है। ये CBRC से, सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी से जो थप्पा लगता है, ये दोनों पर लगा हुआ, दोनों पर लग गया है, उस पर अभी लगना बाकी है। तो हम लोग वैरायटी जो बनाते हैं ना, उसका 3 कैरेक्टर है, डस कहते हैं। डिस्टिंग्विश कैरेक्टर होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए और स्टेबिलिटी होना चाहिए। ये हम लोग ब्रीडर का जो है मेन ध्येय होता है। और लगातार इसमें कोई डिजीज वगैरह का ना लगे। बीमारी है तो आएगा ही, कभी ना कभी आएगा। लेकिन हमारे यहाँ के जैसा डायरेक्टर साहब ने कहा, BO 91 अभी तक रेड रॉट से ग्रसित नहीं हुआ है। ये एक लगाया गया था यहाँ पे, और आप पीछे गन्ने गिनिए, कल्ले गिनिए, उसकी ग्रोथ देखिए, फिर अब बताइए सर कितने इसमें गन्ने होंगे? आपने तो गिने लगभग 50 भी आ जाते हैं, 35 इसका हमने देखा है एवरेज। ये 3रा साल है इसका काट करके हमने क्लोन रोप लिया है, लेकिन ऐसा छोड़ दिए है। और ये वैरायटी कौन सी है? ये वैरायटी नहीं है, सीडलिंग है। अच्छा, सीडलिंग ये क्रॉस है, इसमें लिखा हुआ है, क्रॉस भी इसमें लिखा हुआ, देखिए क्रॉस भी। अच्छा, बनाने को है CO 11 BO 1105। हाँ, ये क्रॉस था, और इस क्रॉस का हमने जो है आगे, अब ये वैरायटी जो है बनेगी कि नहीं बनेगी इस पर डिपेंड करेगा, कोई बीमारी ना लगे, बढ़िया रहे। लेकिन अभी तक ये एक गुण इसमें है जो प्रोफ्यूज टिलरिंग है, फिर बहुत हाई यील्डर है, किसानों के हित के लिए बढ़िया है, और 22 से ऊपर ब्रिक्स है। देखिए 20 से ऊपर इसमें HRF ब्रिक्स आता है। एक हमारे पास डिवाइस होता है खरे गन्ना में, जो हम ब्रिक्स से इसका नाप लेते हैं कितनी चीनी की मात्रा है, उसके आधार पर हम लोग सिलेक्शन करते हैं। वही मेन मेरा ध्येय है। तो इसमें जिन ये सीडलिंग सब है, इसमें जिसमें ज्यादा आएगा उसी को रखेंगे, बाद बाकी को हटा देंगे। कितना जगह तो ये जितने हैं ना, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड सब में सब नहीं आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हाइब्रिड, ये हमारा जो आज से नहीं चल रहा है, ये समझिए 1932 के बाद जो लगा यहाँ,
तो हम लोग जो है यहाँ भी बियो वैरायटी के लिए करते हैं। और ये अभी कोयम्बटूर का सीडलिंग वहाँ जो हम लोग गए थे हर एक साल नवंबर और अक्टूबर नवंबर, ये देखिए हाइब्रिड जो बनाया, ये 2 वैरायटी से क्रॉस करके इसका सीडलिंग जो है ये तैयार हुआ। तो ये बोर्ड बता रहा है कि यहाँ से आने वाले कुछ दिनों में जो मेहनत चल रही है, जो आपका पसीना आप बहा रहे हैं फील्ड से लेके यहाँ तक, अकेले बीडर जो संभाले हुए हैं सब मोर्चा, तो किसानों को जल्दी कोई मीठी सौगात मिलने वाली है। जी हाँ, कोशिश तो यही है, कहा भी जाता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, उसी आधार पर मैं चल रहा हूँ। और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ना, शुगर केन वेराइटल डेवलपमेंट फॉर हाई यील्डिंग एंड हाई सुगरेज कंटेनिंग वेराइटी रेसिस्टेंट टू रेड रॉट। आप जानते हैं रेड रॉट से ग्रसित हो गया, 238 को मैंने दिखाया पूरे रेड रॉट से, फिर भी लोग नहीं छोड़ रहे। तो उनको जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा, बढ़िया वेराइटी नहीं छोड़ेगा, तो उस दिशा में काम चल रहा है। रेड रॉट का विकल्प खोजा जा रहा है। जी तो जी, ये मोड की रेड रॉट का पूरे भारत के लिए, यूपी में जितना तबाही मची है देखा, उसका एक विकल्प खोजा जा रहा है। और जिस तरह से बलवंत जी मेहनत कर रहे हैं, संस्थान लगा हुआ है, आप उम्मीद रखिए कि आपको 2 से 3 सालों में ऐसी शानदार वैरायटी यहाँ से मिलेगी कि पूछे मत। सर ये बताइए, हम लोग इससे पहले भूल जाएं, अगर कोई किसान है, आपकी बहुत सारी किस्मों के ट्रायल चल रहे हैं, फील्ड में होंगे, कोई किसान आपके यहाँ कोई किस्म ले जाना चाहता है जो कि किसानों के लिए रिकमेंडेड है, वो कैसे आपसे जुड़ सकता है, कैसे आपका अनुभव ले सकता है वो? देखिए, किसानों के लिए हम लोग का जो है ना एक सीड का जो है ना चल रहा है, सीड इंचार्ज भी होते हैं बीज का, वो अपना जो है बीज हमारे यहाँ जो बनता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम भी एकल बड गांठ जो है ना, ये भी मेला में हो चाहे ऐसे हो, किसानों के जैसे आता है, हमारे डायरेक्टर साहब रिकमेंड करते हैं, इसके बाद मिलता है। हमारा जो भी रिकमेंडेड वैरायटी है, नोटिफाइड वैरायटी है, बहुत ले गए हैं लगभग। पिछले साल भी हम लोगों ने राजगन्ना 1, 3 साल पहले भी राजगन्ना 1 का सिंगल मल्ट मेथड से बहुत सारा वैरायटी का ये दिया है। अभी हम हरिनगर शुगर मिल घूम रहे थे, 2000 एकड़ में सिंगल बड प्लांट का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसमें जो है ना प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन रहता है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि फ़ोन बंद हुआ जा रहा है। ऐसे में अभी सर बता रहे थे कि गन्ना की फसल जो है 10 दिन जो स्ट्रेस आया है, बहुत सारी जगह फसलें सूख गई। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत के अलग अलग पॉकेट में ऐसा होता है। जब फसलें सूखती हैं उसमें क्या किया जाए, कैसे रखा है? तो पहले हम कहेंगे 5 बिंदु खासकर बिहार किसानों के लिए, फिर हम और राज्यों की बात करेंगे सर। तो बिहार किसान वो 5 बातें जो उनको करनी है अगर गन्ने की खेती करनी है तो। जैसा आपका प्रश्न है, ये बहुत वो प्रश्न है। बिहार में अगर गन्ना का उत्पादन बढ़ाना है और गन्ने से आय बढ़ानी है, तो किसान को सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले 5 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें पहले प्रभेद का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। किस सीज़न में कौन सी प्रभेद अच्छी करती है, किस एरिया में कौन सी पानी लगने वाला है, तो इस तरह से उनका सिलेक्शन ऑफ प्रभेद बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला सबसे जो मूल है, अगर आपके पास पोटेंशियल नहीं है तो आप प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी है कि मिट्टी और मिट्टी का समतलीकरण और उसका मिट्टी का जो वैल्यू है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसको बढ़ाना। उसके लिए उसमें खूब कंपोस्टिंग या जिसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन है, इस तरह की मिट्टी उट्टियों का मैनेजमेंट करना चाहिए इस तरह से। और उसमें न्यूट्रिएंट का भी मैनेजमेंट बैलेंस रूप से, ये नहीं कि खाली यूरिया दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, इस तरह से नहीं, बैलेंस न्यूट्रिशन का उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का चीज़ है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आता है, इसमें जो सिंचाई जैसा मैं आपको बता दूं, सिंचाई गन्ने का बोन है। अगर सिंचाई सिर्फ अगर मैनेज कर दें तो सिंचाई से गन्ने का उत्पादन दुगुना बढ़ता है। आपको बता दें, एक सारे इनपुट एक तरफ, सिर्फ इरिगेशन को अच्छे तरह से मैनेज करें। उसमें भी अगर आप माइक्रो इरिगेशन यूज करते हैं तो आप जान लीजिए कि जैसे आप 10 एकड़ के खेती कर रहे हैं गन्ना, किसानों के लिए मैं बता रहा हूँ कि 10 एकड़ खेती आप कर रहे हैं, 10 एकड़ को अगर फ्लड इरिगेशन में पटाना होगा तो आपको 10 दिन लगेंगे। मगर अगर माइक्रो इरिगेशन पाइप सिस्टम और सब जगह लेटरल ड्रिप का व्यवस्था कर लें तो 10 एकड़ जो है एक दिन में पूरा फ्लडेड कर देंगे, सभी पौधे को पानी चला जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। इस इरिगेशन में फर्टिगेशन भी जाता है तो फर्टिलाइज़र भी उसको दे सकेंगे। तो आज जैसे इतना विकराल, बीच में बारिश हुआ और विकराल हो क्या रहा है, जहाँ इस तरह की सिस्टम नहीं है, गन्ने का पौधा विल्टिंग शो कर रहा है। विल्टिंग शो करना, एक दिन का विल्टिंग शो करना 10 कुंटल प्रोडक्शन घटाता है पर एकड़ के हिसाब से, हेक्टेयर में 25 कुंटल एक दिन का विल्टिंग।
यानी आप देखिए कि कितना डिफरेंस है। अगर सिर्फ समर में इरिगेशन का अच्छा मैनेजमेंट हो जाए तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बाकी सब फैक्टर वो है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मार्च से जून जुलाई तक ये सबसे हाई ग्रोथ पीरियड होता है, इसको ग्रांड ग्रोथ पीरियड कहते हैं। इसमें सिंचाई का, चूँकि इवेपोरेशन जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ट्रांसपायरेशन इवेपोरेशन होता है, तो नमी कमी हो जाता है और जो विल्टिंग शो करता है, विल्टिंग शो करता है तो उसका सारे फिजियोलॉजिकल चेक हो जाते हैं, उसकी एक्टिविटी चेक हो जाती है, स्टोमेटल, उसका जो फोटोसिंथेसिस एक्शन सब चेक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को सिंचाई से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। और सिंचाई में नए जो उपकरण आए हैं, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, स्पेशली ड्रिप इरिगेशन, तो इसके लिए बून है। तो किसान भाइयों को इस पर ध्यान देना। चौथी जो बड़ी बात है गन्ने में, जो सबसे बड़ी बात है, जो कीड़ा मकोड़ा और रोग व्याधि, तो इसके लिए पहला तो होता है रोग रोधी प्रभेद लगाना, जो प्रभेद चलन के समय करना, जो कि अच्छी किस्म जो रोग रोधी है, जिसमें डिजीज नहीं आते हैं। और आपको बता दें, हमारा गन्ना अनुसंधान संस्थान देश का ऐसा संस्थान है जो कि रेड रॉट के लिए स्पेशली जाना जाता है, और ये सेंसिटिव एरिया है। और हमारी डेवलप की हुई वेराइटी में रेड रॉट नहीं आता है, बाहर की वेराइटी आएगी उसमें जरूर रेड रॉट आता है। और रेड रॉट गन्ने के लिए महामारी है, महामारी है। तो रोग और कीड़ा मकोड़ा का मैनेजमेंट भी टाइमली बहुत ज़रूरी है। और सबसे अंतिम बात यह है, गन्ना बढ़ने वाली फसल है, तो इसमें प्रॉपिंग, जो बांधना, गन्ने की बधाई जो कहते हैं, वो ज़रूरी है। क्योंकि जब बांधिएगा नहीं तो गिरेगा, जब लॉजिंग होगा तो गन्ने का उपज डाउन हो जाएगा। तो ये जो 5 बिंदु किसान बांध ले, गांठ बांध ले, उसमें उनका उपज निश्चित रूप से 150 टन आराम से बिहार में इस व्यवस्था करें तो 150 टन निश्चित रूप से ले लेंगे। 1500 कुंटल पर एकड़, 1500 कुंटल पर हेक्टेयर। तो सर यहाँ पे से लगाने का मतलब, महाराष्ट्र में अड़साली गन्ना लगाते हैं, यूपी में सितंबर में लगाते हैं बसंतकालीन, फिर बाद में इधर मार्च उसमें लगाते हैं, फरवरी से लेके। यहाँ के लिए यहाँ की जलवायु है, जो आबो हवा है, उसमें किसानों को क्या चुनना चाहिए कि बाढ़ भी आती, सूखा भी रहता है यहाँ पे? देखिए, यहाँ के कंडीशंस के अनुसार हमको लगाना है। कुछ खेत जो सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो जाते हैं तो हम उसमें अक्टूबर में प्लांटिंग करते हैं, वो टाइम है। उस समय इंटरक्रॉपिंग भी कर लेते हैं, जो ख़ास तौर से गन्ने के साथ आलू, गन्ने के साथ मक्का, गन्ने के साथ जो सब्जी वाली फसलें हैं वो सब लगाते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है हम अक्टूबर में लगाते हैं। अक्टूबर का लगाया हुआ गन्ने का उपज ज़्यादा होता है, और उस समय अगर आप लगाएं, बढ़िया मैनेज करते हैं, तो इंटरक्रॉपिंग के तहत रबी की फसल भी ले लेते हैं, और इसके बाद गन्ने का ग्रोथ भी होता है, और वो गन्ना अर्ली क्रशिंग के लिए उपलब्ध भी हो जाता है। फिर दूसरा सीजन आता है, अक्टूबर नवंबर तक गन्ना लगाते हैं। फिर दिसंबर जनवरी या फरवरी, 15 फरवरी, दिसंबर जनवरी स्पेशली 2 महीनों करके सिक हो जाता है। उसमें लगाइएगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा, और जो होगा तो बाद में बहुत सा सड़ जाता है, पॉपुलेशन कम होता है। तो हम लोग मना कर देते कि इसमें मत लगाइए, और किसान भी नहीं लगाते हैं। तो वो सीज़न छोड़ के फिर हम फरवरी से स्टार्ट करते हैं, मार्च अप्रैल तक गन्ना लगाते हैं। अब यहाँ एक नई टेक्नोलॉजी हम लोगों को द्वारा सजेस्ट की जा रही है कि ये जो पॉली हाउस टेक्निक है, उसमें हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसमें सीडलिंग तैयार कर लेते हैं। टेम्परेचर, हाँ, एक सिंगल बड से लेके उसमें सीडलिंग तैयार कर लेते हैं। ये महीना है आपका दिसंबर जनवरी, स्पेशली 2 महीने जितना सीडलिंग, तो उसका इफेक्ट क्या है, वो अक्टूबर प्लांटिंग इफेक्ट, क्योंकि पौधा तैयार है, जनवरी में फरवरी में उसको प्लांट कर दीजिएगा, वो उसका ग्रोथ फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, वो रिकवर करेगा। बिहार के लिए ये समझ लीजिए, ये टेक्नोलॉजी एक किसी भी वरदान से कम नहीं होगी। इसको हम लोग गवर्नमेंट से भी मिलके इसको प्रमोट करने जा रहे हैं, और कुछ मिल वाले इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, हम लोग भी प्रमोट कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट भी इसको अफोर्ड ली है और इसको आगे प्रमोट बिहार सरकार चाह रही है कि लोग इस तरह करें। सर आपने कहा कि यहाँ पे रेड रॉट नहीं आता है, आपने देखा आता है लेकिन आप लोग यहाँ की वेराइटी में नहीं लगता, वैरायटी में नहीं आता, क्योंकि यहाँ फ्लड रहता है तो और आने चांस है। तो यूपी में इस पे पारिला लगा, पोका बोइंग आया, रेड रॉट ने तो तबाही मचा दी, उसके बाद में ये टॉप बोलर आ गया, तो कई तरह के रोग आ गए, गन्ना बेल्ट को बहुत नुकसान पहुंचा है। 20-30% रिकवरी कम हो गई, रकबा कम हो गया, किसान परेशान है, उनका खर्च बढ़ गया। उनके जैसे जो लोग जो कि यूपी बिहार
समूह एक जैसे ही हैं, वो किसान क्या करें, कैसे अपना मैनेजमेंट करें? देखें, हम तो ये पहली बात इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रोग रोधी प्रयोग, अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं लोग वेराइटीज़ का। अंधाधुंध कहीं की वेराइटी ले आके लगा रहे हैं। मिल वालों का इसमें दोष हम मानते हैं सबसे ज़्यादा, और गवर्नमेंट भी थोड़ा शिथिल करती है। मगर अगर प्रोटोकॉल जो हमारा सेंटर रहा है रेड राट, स्पेशली जो बिहार का कंडीशन ईस्टर्न में भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यहाँ रेड राट ससेप्टेबल एरिया है, और उसकी जब लोड बढ़ता है ना तो अच्छी अच्छी रेजिस्टेंट वेराइटी में भी लग जाती है। तो उसमें हमको करना चाहिए कि रोग रोधी वेराइटी लगानी। ऐसे ससेप्टेबल वेराइटी ज़्यादा भी उपज दे तो उसको प्रीफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस ज़रूरी है, हमारा प्रोडक्शन ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इसके जो प्रोटोकॉल है डिजीज़ के, अगर कहीं लगा हुआ है तो उसको नष्ट कर दीजिए, वहीं पर ख़त्म कर दीजिए। स्मार्ट है, ये है, फैलता है, बहुत विस्फोटक है, बहुत पानी से, हवा से, बुरी तरह से, एक दूसरे से सटने से इस तरह से फैलता है। तो इसके जैसे स्मार्ट लगा हुआ था तो हमारे साथ बहुत अभियान चलाया गया कि कैसे उसको कवर करके प्लांट को निकालिए और उस प्लांट को निकाल के नष्ट कर दीजिए, नष्ट जला दीजिए या वो कर दीजिए, नहीं तो इसमें इतनी स्पोर्स होते हैं, फैलेंगे तो सब जगह लग जाएंगे और सब पौधे के सुखा देंगे, सब पौधे के खराब कर देंगे। तो वो सब भी प्रोटोकॉल करना है, समय समय पर निरीक्षण करते रहें। जैसे ही कोई कीड़ा हो, कोई अटैक हो, उसके लिए आजकल बहुत ही अच्छी, ब्लाइंड नहीं स्प्रे करना है। पायरिल्ला है तो पायरिल्ला के लिए सबसे बेस्ट केमिकल जो है, जो रिकमेंडेड है, उसी को यूज करिए, जिसमें फ्यूमिगेशंस भी हो और जिसमें सिस्टमिक एक्शन भी हो। तो इस तरह के अब हमारे पास उपलब्ध है वैज्ञानिक, हर चीज़ के लिए ये स्पेसिफिक दवा, स्पेसिफिक उपाय बताते हैं। तो चाहिए किसानों को कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से, कृषि विज्ञान केंद्र के वैसे प्लांट प्रोटेक्शन वैज्ञानिकों से बात करें, जिससे कि उनकी समस्या का समाधान हो।